नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में मतदान के बाद हरीश रावत के बदले सुर, कहा हाईकमान ही तय करेगा मुख्यमंत्री। तो रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में चुनाव के बाद प्रदेश के भाजपा नेताओं को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। 80 से ज्यादा नेता जाएंगे चुनाव प्रचार में। प्रदेश संगठन ने भेजी केंद्रीय नेतृत्व को सूची। कुंभ मेला फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से इनकार। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को किया रेफर। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर की घटना आई सामने। तवे से ताबड़तोड़ वार कर की पति पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। शादी को लेकर था यह विवाद। देहरादून में संत रविदास की प्रतिमा लगाने का विरोध। दबंगों ने हटाई प्रतिमा और झंडा। विरोध करने पर महिलाओं से की अभद्रता। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुर अब बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें कि मतदान खत्म होने के बाद हरीश रावत ने कहा था कि पार्टी की सरकार बनने पर या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भाजपा विधायक एवं प्रत्याशी जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के लोगों पर चुनाव हराने का आरोप लगा रहे हैं, वो भाजपा का 2016 का पाप है। उसे उसके पाप का फल मिल रहा है। भाजपा के कई विधायक अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखें। खबर हल्द्वानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्दूचौड़ में मूवी जोन स्थापित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हल्दूचौड़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मूवी जोन जैसे प्रोडक्ट के स्थापित होने से यहां के लोगों को घर के नजदीक ही मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध हो गए हैं। मूवी जोन बिंदुकत्ता, लाल कुआं और हल्दूचौड़ तक के क्षेत्र के लिए एक अच्छी पहल है। इसके लिए योगेश महतोलिया बधाई के पात्र हैं। प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी। इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और ये एक अच्छा कॉमर्शियल वेंचर साबित होगा, इसका मुझे भरोसा है। और वैसे भी लालकुआ से लेकर के इस क्षेत्र में जो है पूरी ऐसी संभावना है, यहाँ के लोगों को एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ इन लोगों को, जो है खोलिया जी को, इन लोगों को, हाँ योगेश जी और सबको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बधाई के बाद हम चाहते हैं उनका डायलॉग भी दिखाया जाए, हमारा डायलॉग भी दिखाया जाए। के सब लोगों के सपोर्ट से एक लालकुआं में हमने एक नई सोच रखी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ज़मीनें हमारी यहाँ पर बिकती जा रही हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा कि रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में लोगों को क्या इतनी थकान है, सब स्ट्रेस है, इसको दूर करने के लिए हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें सोची, जिससे कि लोगों को अपना 2 घंटे या 3 घंटे जो भी समय है अपना एक्सपेंड करेंगे। फैमिली जिधर उधर आउटिंग के लिए बहुत दूर यहाँ जाती थी, तो उस पर हमारा एक ये रहा कि इस एरिया में हम एक अपना मल्टीप्लेक्स ओपन करें, तो जिसका अच्छा रुझान मिल रहा है। बाकी आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग है, तो सोचेंगे कि हम लोगों के लिए और यहाँ के लिए एक
बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना शुभाशीष दिया और इसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया है। और आगे उन्होंने बोला है कि हम इसको संस्कृति के लिए हमने जैसे कुमाऊनी हो गया या कुछ और जो भी हमारी यहाँ की लोकल भाषा में है मूवीज जो रहेंगी वो भी प्रदर्शित किया जाएगा और इस चेन को हम चाहेंगे कि आगे भी बढ़ाएंगे। और स्पेशली ये हमने जो चेन है अपनी बनाई है मूवी जोन करके है, बाकी इसका टाई अप जो है ऑल ओवर इंडिया मल्टीप्लेक्स चेन से टाई अप है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। इसीलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाए रखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि अलीगढ़ में ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जिनको स्ट्रांग रूम में लगवाया जा रहा है, जिनकी पहचान आसानी से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा जिस स्थिति में है उससे यह कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। तो वहीं हरीश रावत ने पोस्टल बैलेट पर भी सवाल उठाया। अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। तो आप भी क्या कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील करते हैं कि निगरानी पूरी तरीके से? जब अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसमें सभी का, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उन्होंने जो भी कहा है और ये पूरी पुख्ता शंकाओं और सूचनाओं के आधार पर कहा है। सब लोग डरे हुए हैं। हम प्रशासन तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में रहे। अब मतदाता जो डांग से मत जा रहे हैं उनमें पहली बार ये हो रहा है, पहले ये होता था कि बक्सा लगता था तहसील में, उसमें डाले जाते थे। अब के जो है सिंपल लिफाफे से भेज दिए जा रहे हैं और जो मतपत्र है उसमें खाली टिक कर रखा है, तो और अलग है वो मतपत्र, वो बदला भी जा सकता है और हो सकता है पूरा फाड़ दिया जाए, साधारण डांग से भेजा जा रहा है। तो चीज़ें संदेह पैदा कर रही ना, और कम नहीं है, 2-2 ढाई हज़ार मतपत्र हैं ऐसे जो है जो कर्मचारियों के उनके हैं, और उसमें उपनल कर्मी दूसरे सबके वो आ रहे हैं। तो उसमें गंभीर संदेह है कि पहली बार बक्सा क्यों नहीं लगाया गया, क्यों नहीं सील लिफाफे में आ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में वोटिंग हुई और 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आने से पहले यह बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत को बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव हो चुका है, ऐसे में अब परिणाम का इंतजार है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह रावत अभी तक राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद उन्होंने अब पूर्ण रूप से राजनीति में कदम रख दिया है। ऐसे में हरीश रावत के बाद वीरेंद्र रावत उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की आपाधापी से निपटने के बाद राजनीतिक दलों में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस कड़ी में भाजपा नेता सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रावत बिल्ली की सोच वाली राजनीति करते हैं। उनका एकला चलो का सिद्धांत ही उनके आड़े आ रहा है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सुबोध उनियाल का अपनी ही पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ की राजनीति करते हैं और वो अपनी बात बदलते हैं। इस पर सर ऐसा आपने क्यों कहा या क्या टिप्पणी? हरीश रावत जी आज भी जिस समय हम लोगों ने कांग्रेस पे छोड़ने का काम किया था उस समय एक विशेष गुट हरीश रावत के साथ था। आज उस गुट के भी उन्होंने कई टुकड़े कर दिए। तो साफ दिखता है कि वो केवल तानाशाही का उनका एक रवैया है, जिससे बिल्ली का नेचर होता है कि इस घर में कोई और रहे ना रहे, लेकिन ये घर पे मैं जम ही रहूँ।
वही करेक्टर के हरीश रावत जी, और सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, लेकिन झूठ का एक किस्म से पुलिंदा है उनके अंदर। और दूसरा ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। तो ये देखिए अपनी महत्वाकांक्षा को किस तरह से जाहिर करना एक ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक के द्वारा। तो मैंने तो पूर्व में उनको कई बार सलाह दी थी कि आप पे उम्र का प्रभाव आ गया है और आपको अब बेहतर यही होगा कि आप घर बैठ के आराम करें। आज उन्होंने स्वयं इस चीज़ के लिए कहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस को सत्ता मिलेगी और ना उनके मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आएगी। तो बेहतर यही है कि ससम्मान अभी भी घर बैठे। मैं सुबोध उनियाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से सोच वाली राजनीति करते हैं जो इतना जुबान से हर वक्त आपके जहर निकलता है? आपकी लोमड़ी वाली पॉलिटिक्स है या सियार वाली पॉलिटिक्स है? आप अपनी पॉलिटिक्स बताएं ना। आप लोग तो वो मगरमच्छ हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी यहाँ उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद भी सीना ठोक रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को कि लगातार जिस तरह से आप लोग प्रहार बोल रहे हैं। अपने गिरेबान में तो झांकिए कि आपके वहाँ किस तरह की राजनीति चल रही, कितने षड्यंत्र करे जा रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। तो जिसको राजनीति में जिंदा रहना है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, वो ये इनके इन प्रकार अपने आप को जिंदा रखता है। उसमें माननीय हरीश रावत जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस पर हमें सुबोध उनियाल जी की टिप्पणी की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपनी बात बदलते रहते हैं। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पद पर के लिए वो माननीय हरीश रावत जी केवल अपनी बात बदलते हैं, सुबोध उनियाल जी तो पूरी पार्टी ही बदल देते हैं, विचारधारा ही बदल देते हैं, रीति नीति बदल देते हैं। कोई रीढ़ की हड्डी सुबोध उनियाल जी की है? जमीर जिंदा है उनके अंदर जो रातों रात आपकी पार्टी की विचारधारा बदल जाती है, खुद की विचारधारा बदल जाती है? पहले इंसान तो बनिए, फिर उसके बाद टिप्पणी करिएगा। तो ये प्रदेश भाजपा के 80 नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव प्रचार के लिए भेजे जाने वाले नेताओं के नामों की सूची भेज दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार व प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले दल में मंत्रियों, विधायकों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो वहीं राज्य के 70 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार की गई है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन का काम करेंगे। के लोगों का पहले से ही आपस में किसी न किसी रूप में संबंध रहा है, तो उसका भी सीधा फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा और यहाँ से जो लोग जाएंगे वो अच्छा प्रबंधन वहाँ कर पाएंगे और उसका लाभ हर विधानसभा में मिलेगा। संगठन की दृष्टि से जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे करीब 70 लोगों की सूची हमने दिल्ली भेजी है और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में प्रबंधन की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से जाएंगे। और निश्चित रूप से श्रीनगर नगरपालिका में ईओ की तैनाती का विवाद अब जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया है। इस मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे का कहना है कि श्रीनगर नगरपालिका में नगर आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है, उन्हें ही नगरपालिका का सारा कार्यभार संभालना है। दरअसल नगरपालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया है कि नगरपालिका में ईओ की तैनाती न होने के कारण नगर के सारे काम ठप पड़े हैं। ऐसे में पालिका में अव्यवस्थाओं का माहौल चरम पर है। तो वही पूरे मामले पर डीएम पौड़ी ने कहा कि श्रीनगर पालिका में प्रशासन को जिम्मेदारी दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद शासन ने नगर आयुक्त की नियुक्ति नगर पालिका श्रीनगर में की। पत्र आप लोगों के साथ साथ पूरे शहर को रूबरू करवाना चाहती हूँ इन जो नगर पालिका की अव्यवस्थाओं के से, जिससे कि आज नगर पालिका जूझ रही है। नगर पालिका में पूर्व में अधिशासी अधिकारी थे रोहितास शर्मा जी, उनके द्वारा वो लगातार नगर पालिका में अनुपस्थित चल रहे थे और उनके द्वारा हमें उनके द्वारा लिखित रूप में सूचना भी दी गई थी कि स्वास्थ्य कारणों के कारण वो श्रीनगर में अनुपस्थित हैं, आने में असमर्थ हैं। जिस प्रशासन के द्वारा दिनांक 7 जनवरी को 2022 को उनको अधिशासी अधिकारी के पद से अवमुक्त कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 13 जनवरी को नगर पालिका को बहाल कर दिया गया था, इसके उपरांत मेरे द्वारा पदभार ग्रहण कर दिया गया था। और पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि सारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और सफाई व्यवस्था के चलते जो वाहन पेट्रोल डीजल के भुगतान भी नहीं हो पा रहे हैं
और हमारे जो कर्मचारी हैं, आज 16 फरवरी हो गई है और 16 फरवरी तक हमारे जो कर्मचारी हैं और इनकी सैलरी नहीं निकल पा रही है। तो वही चुनावी रंजिश को लेकर पुलिस महकमा अब सतर्क हो गया है, जिसके चलते हरिद्वार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधीनस्थ अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही कई मामले थाने और चौकियों तक भी पहुंचे, जिनको लेकर पुलिस महकमा अब सतर्क हो गया है और राजनीतिक दलों की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े के आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मलिका पंत आरोपी हैं। न्यायमूर्ति आर.सी. खुलबे की एकल पीठ ने यह फैसला लिया कि कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को रेफर किया और अब दूसरी कोर्ट तय होने के बाद मामले की सुनवाई होगी। शरद पंत और मलिका पंत ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज में एक सर्विस प्रोवाइडर है। परीक्षण और डाटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। वे राजधानी देहरादून के पटेल नगर में विद्या विहार में एक शख्स ने पति पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पटेल नगर के विद्या विहार फेज 2 में साबी, राजेंद्र और हरिद्वारी तीनों लोग किराए से एक फ्लैट में रहते थे, जहां हरिद्वारी ने दंपत्ति पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वहीं राजधानी देहरादून के विकास लोक लाइन नंबर 3 के सहस्त्रधारा रोड मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच संत रविदास की प्रतिमा और झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल मोहल्ले में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने संत रविदास की मूर्ति और एक झंडा लगा दिया, जिसका पड़ोस में रहने वाले रामनाथ ने विरोध किया। जहां पड़ोसियों ने उनसे उस जमीन के कागजात की मांग की तो रामनाथ के परिवार ने अपने ओहदे और रुतबे का डर दिखाते हुए मारपीट की। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि रामनाथ के परिवार में एक जज है, जिसका भय दिखाकर वे लोग महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। इन महिलाओं ने पुलिस की तरफ से भी किसी प्रकार के सहयोग मिलने की बात नहीं कही। मेरा नाम श्रीमती भागेश्वरी देवी है। हम लोगों को इनसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसी इन्होंने एक गंदी, क्या कहूँ मैं, कि बोल भी नहीं सकते कि ऐसे हमारे अपने समाज के होते हुए इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो इन्होंने एक गंदी छिचोरी हरकत करी कि हम लोगों के ऊपर इन्होंने 716 का मुकदमा किया। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग तो बिल्कुल प्यार के साथ इन लोगों ने कहा कि ठीक है हमारा गेट छोड़ दीजिए, हम तब भी इनका गेट छोड़ के बैठ गए। लेकिन इन्होंने हम लोगों के साथ हमें इतना परेशान किया कि हम बता नहीं सकते। फिर भी हम लोगों के मन में एक गुरु के प्रति इतनी वो है, तो हम लोग डटे रहे। पूरी रात हमने भजन कीर्तन भंडारा सब कुछ किया यहाँ पे। तो आप बताइए कि इस तरह का ये भी, जबकि जो हम जिस समाज से हमें उसी समाज से ये हैं, ऐसी समाज से, तो इन लोगों को ये कहते हैं अपने आप को हम पढ़े लिखे। ये क्या पढ़े लिखे कि इन्होंने अपनी वो दी जो हम लोगों को महिला के साथ इन्होंने ये इतने बदतमीजी की कि उल्टे सीधे शब्द बोले और हम लोगों के पूजा में इन्होंने बाधा डाली। तो इसके हम बहुत ज़्यादा, ये हमें अभी 716 का करा, इनके जो मन में है वही करें, ये कि हम नहीं डरेंगे, झंडा नहीं उखड़ने देंगे। क्या मैडम आपका नाम क्या है? कृष्णा देवी। क्या माजरा है यहाँ पर, क्या चल रहा है? आप लोग किस लिए विरोध कर रही हैं? सर हम कर रहे हैं अपने झंडे के लिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। या हमने अपने गुरुजी का यहाँ पूजा अर्चना करी तो गलत नहीं किया। पूरे समाज हमारे साथ है, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। एक घर के सिवा अगर कोई आवाज उठाए, विरोध कोई नहीं कर रहा है। और हम लोग यहाँ पूजा करे तो ये लोग हमें हटा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी बुला ली इन्होंने अपने कि हमारा पावर है, कि क्यों पावर है कि इनके घर में जो जज है उसकी पावर दिखा रहे हैं। ये हम नहीं मानेंगे, पूरा मोहल्ला नहीं मानेगा जब तक हमारी यहाँ आवाज नहीं कोई मानने का। प्रशासन वाला जो प्रशासन इनकी मान रहे, हमारी नहीं मान रहे। वो तो देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। तवे से ताबड़तोड़ वार कर एक महिला और एक पुरुष की हत्या कर दी गई। मृतक महिला और पुरुष दोनों
पति पत्नी है और हत्यारोपी भी उसी मकान में रहता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीओ पटेल नगर नरेंद्र पंत ने बताया कि देवश्री एनक्लेव स्थित एक मकान में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली एक महिला सपना और 2 पुरुष बबलू और हरिद्वारी रहते थे। बबलू और हरिद्वारी सपना पर अपना अधिकार जमाते थे। लड़ाई थी कि सपना ने उनसे शादी की है। इसी बीच दोनों में विवाद हो गया और हरिद्वारी ने रोटी बनाने वाला तवा उठाया और दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों के चेहरे को इस कदर कुचला गया कि पहचानना भी मुश्किल है। पुलिस ने दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए। हरिद्वारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस सिडकुल पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हिमांशु पाल ने तहरीर देकर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध घर से मोबाइल फोन चोरी करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते थाना सिडकुल पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। तो ये उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 218 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं 1377 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और 2076 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। 12,791 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई और 13 जिलों में 218 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून में 95, हरिद्वार में 27, चमोली में 16, नैनीताल में 15, पौड़ी में 8, अल्मोड़ा में 11, बागेश्वर में 1, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 15, चंपावत में 9 संक्रमित मिले। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना से संक्रमित मामला नहीं आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।